सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। आज इस सेल के वैद्युत वाहक बल का यूज करके उपयोग करके हम कुछ नई बातों को सीखेंगे, और जो सीखेंगे वो यहाँ लिखने के बाद ही समझ में आएगा, इसे समझ में आएगा नहीं। आप एक हेडिंग डाल दो हिंदी में, जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। जेडन के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये अब जो बात अभी हम लिख रहे हैं उसको आप लिखना मत, आप सिर्फ समझना कि हम वो कर क्या क्या रहे हैं, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम देने वाला चीज़। और जनरली इतना हल्का में आसानी से ये सब समझ में आता नहीं है। मिटा दो इसे, यहाँ फिगर हमको बनाना पड़ेगा। आप एक काम करो, फिगर साथ साथ बना सकते हो, बना लो फिगर। फिगर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको जल्दी से बना के ख़त्म कीजिएगा। एक्चुअल में इस साइड जो बनाया जा रहा है यह एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। पानी लिया गया, अंदर में H+ आयन है, और इस H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 m लिया गया है। टेम्परेचर 25 डिग्री C लिया गया है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस डाला जा रहा है जिसका प्रेशर 1 atm लिया गया है। यदि इस कंडीशन पर हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का निर्माण करते हैं, तो इसको सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बल्कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। इस तरफ हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, जिंक का कोई आयन डालेंगे, इसमें जिंक का कोई सॉल्ट डालेंगे, टूट के आयन देगा जिंक आयन, और इसमें हम ये जिंक का रॉड डाल दिए, ये जिंक रॉड। इससे हम इसको जोड़ दिए, और इस दौरान हम वोल्ट मीटर लगा दिए बीच में। जैसे ही हम वोल्ट मीटर उसमें लगाते हैं, यह एरो इस दिशा में मुड़ जाता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है, जो बात अभी बोला गया कि ये एरो इधर मुड़ गया, ये एक प्रैक्टिकल बात है। वो एरो किस तरफ जाएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता है इस केस में, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के किधर भागा, हाइड्रोजन की तरफ। निश्चित रूप से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एनोड। यानी जिंक इलेक्ट्रोड ही आपका एनोड हुआ। अच्छा, इसको हम लोग SHE कह दें तो SHE ही आपका कैथोड हुआ। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसको हम एनोड कहेंगे, इसको हम कैथोड कहेंगे। और ये बात हमको कैसे, लैब में हमको ये बात कैसे समझ में आएगा कि ये दे रहा है या ले रहा है? वोल्ट मीटर के सुई से पता चलेगा कि वो मुड़ा किधर है। इस डायरेक्शन में मुड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से निकला है और उधर गया है। इलेक्ट्रॉन जिधर से निकला है उसका ऑक्सीडेशन, और जिधर गया है उसका रिडक्शन हुआ। जब आप लैब में वोल्ट मीटर पर ये रीडिंग चेक करेंगे तो ये रीडिंग आपको आएगा 0.76 वोल्ट, और एक्चुअल में यही होता है EMF ऑफ सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
सेल पोटेंशियल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसी को ना हम लोग कल बोले थे। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पर मानक शर्त पर न रखा हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप हेडिंग क्या लिखे हैं? जेडन के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। क्या यहाँ पर शर्त मानक लिया गया अभी तक? नहीं। तो यहाँ पर आपको लेना है जेडन प्लस प्लस का सांद्रण 1m और लेना है यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से, और चूँकि ये गैसियस इलेक्ट्रोड नहीं है तो यहाँ पर हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे। तो अब ये भी मानक शर्त पर है, ये भी मानक शर्त पर है, तो ये जो विभव उत्पन्न हुआ होगा यह भी मानक सेल विभव होगा। इसी को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? ई नॉट सेल से। आप सब लोग जानते हैं यही कहलाएगा ई नॉट सेल। आप सब लोग जानते हैं कि ई नॉट सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक। कैथोड का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन है, SHE बोलेंगे उसको। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए अब ई नॉट सेल का मान कितना, ये फॉर्मूला होता है, हम कल पढ़े हैं, और यहाँ पर वैल्यू हमको कितना आया? 0.76 बराबर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड के बदले लिख दें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। लिख सकते हैं या नहीं? प्लस कल बताया गया था SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, चाहे वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल। ये कितना हो जाएगा? 0। और ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। और यदि इसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखें तब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। समझ में आया? सुनिएगा अब ध्यान से। आपको बताया गया था कि किसी हाफ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हमेशा किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की मदद ली जाती है। यदि हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की मदद ना लें तो किसी हाफ सेल का पोटेंशियल का मेजरमेंट संभव नहीं है। और आपको बताया गया कि इस मेजरमेंट के लिए हम लोग जनरली 3 इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। पहला था SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहली बार जहाँ पर ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिला था। दूसरा था AgAgCl इलेक्ट्रोड, और तीसरा था कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो AgAgCl और कैलोमेल इलेक्ट्रोड आपका सिलेबस नहीं है, मतलब यहाँ पर आप एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको नहीं पढ़ते हैं। आपको हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा ही किसी दूसरे का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव या जो भी विभव होता है वो हम निकालते हैं। तो मेरा ये कहना था कि आखिर हम यहाँ पर SHE ही क्यों लेते हैं किसी अर्ध सेल का पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए? देखिए इसका रीजन हम आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो अपना पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। तो यहाँ हम 0 लिख दिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा हम इलेक्ट्रोड ले लें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होता है, तब तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 0.76 जो आएगा वह 2 विभव का जोड़ आएगा, और 2 विभव का जोड़ आएगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना है और फिर इधर वाला जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके वो हमको ये मिलेगा। तब तो इसमें हमको ये ज्ञात नहीं हो पाएगा ना क्लियरली कि अकेला जिंक कितना पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल हो जाए 0.50 और इसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हो जाए 0.26, तो आपको नहीं लगता है कि ये हो जाएगा 0.50 प्लस 0.26? कोई कहेगा नहीं सर हम ये डाटा नहीं मानना चाहते, हम चाहते हैं कि इसी का हम मान ले 0.26 और इसका मान ले 0.50। तो ऐसी स्थिति में वैसा कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो ये वैल्यू 2 वैल्यू का सम हो जाएगा, और वो 2 वैल्यू क्या होगा यह स्पष्ट कहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमेशा वैसा इलेक्ट्रोड सेलेक्ट किया जाता है जिसका अपना पोटेंशियल क्या हो? 0। और ऐसा मात्र एक ही इलेक्ट्रोड है, कौन? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। AgAgCl इलेक्ट्रोड और कैलोमेल इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल 0 नहीं होता है, वो वैल्यू फिर बदल जाता है
कुछ अलग बातें होती हैं। चूँकि आपका सिलेबस नहीं है इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, उस पर आप जाइएगा तो उसमें और बहुत फेरा है। कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे कि उसमें क्या दिक्कत है। अभी आप ये देखिए, ये यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो हो गया तो जितना पोटेंशियल डेवलप हुआ वो सारा का सारा पोटेंशियल किसका हो गया? जिंक का। इस प्रकार हमको पता चल जाता है कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। अब इसी तरह से अभी देखो आपको दो वैल्यू यहाँ पर मिला है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और ये दोनों कैसे मिला? एक मिला तो दूसरा अपने आप मिल गया। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। और ये वैल्यू कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, बिल्कुल सही डाटा लिखा हुआ है। 0.76 को छोड़ के दूसरा कुछ भी मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम शर्त फिक्स कर दिए हैं और इस शर्त पर जो इलेक्ट्रोड विभव मेजर किया जाता है वो इतना ही आता है। तो ये बात रहा जिंक का। अब मान लो हमको कोई कहे क्या कि सर आप जिंक का निकालें, हम चाहते हैं कॉपर का निकालें, हम चाहते हैं सिल्वर का निकालें, हम चाहते हैं आयरन का निकालें, सोडियम का निकालें, एल्युमिनियम का निकालें, फ्लोरीन का निकालें, ब्रोमीन का निकालें, आयोडीन का निकालें, किसी का भी निकालें। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप जिसका निकालना चाहते हो इस सेटअप में जिंक के स्थान पर क्या ले लो, वो ले लो। जैसे कॉपर का निकालना है, कॉपर का रॉड ले लीजिए, कॉपर का आयन डाल दीजिए, यहाँ पर क्या पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उस हिसाब से अपना इसको अरेंज कर लीजिए। जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो किसका पोटेंशियल होगा? जो लेंगे उसका होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यदि कोई दूसरा चीज़ लेंगे ना तो हो सकता है वह कैथोड हो सकता है वह एनोड हो। इस बात का पता चल जाएगा यहाँ एरो से। ये एरो यदि इधर गया तो ये एनोड ये कैथोड, ये एरो यदि इधर गया तो ये कैथोड ये एनोड। बस ये बातें बदल जाएगी, जैसे कॉपर में बदल जाएगा अगला केस में। इसी टाइप का बात जब सिल्वर के लिए करोगे ना तुम, एजी के लिए यहाँ पर यदि एजी रॉड ले लो और एजी प्लस डाल दो, तब तुम देखोगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है ये 0.80 डेवलप होता है। और इस बार भी एरो इसी डायरेक्शन में जाता है, मतलब एजी इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया, ये एनोड है ये कैथोड है। एक बार फिर से सारा फिर, हाँ ये बिना एक्सपेरिमेंट के संभव नहीं है। विदाउट एक्सपेरिमेंट आप ये कतई नहीं कर सकते हैं। और चूँकि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, चूँकि उतना व्यवस्था एनसीईआरटी के बुक लिखने वाले लोग ये बात समझते हैं कि ऑल इंडिया में हर जगह एक्सपेरिमेंट का जुगाड़ नहीं है, तो उसी को सॉल्व करने के लिए आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर यदि आप जिंक बनाएंगे, जिंक लिए तो एक वैल्यू आया, एजी लेंगे तो फिर दूसरा वैल्यू आएगा, सिल्वर ये कॉपर लेंगे फिर वैल्यू आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन लेंगे तो फिर एक वैल्यू आएगा। तो उन्होंने क्या किया है कि एक पेज में ना सारा वैल्यू वो लिख दिए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। आगे ये बताया जाएगा। यदि एनसीईआरटी बुक किसी के पास है तो लाइए हम आपको दिखाते हैं। है किसी के पास? घर पे देख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा पीछे में। एनसीईआरटी पार्ट 1 निकालिएगा, लॉग टेबल से पहले ये बुक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके। तो उसमें इस तरह से फिगर बना बना के नहीं लिखा है, उसमें डायरेक्ट रिएक्शन सिर्फ लिख दिया है। जैसे देखो Zn++ कन्वर्ट कर रहा होगा जिंक में, तो ये लिख देगा Zn++ कन्वर्ट करता है जिंक में, सॉरी जिंक कन्वर्ट कर रहा है Zn++ में, तो वो रिएक्शन लिख देगा। रिएक्शन लिखने के पश्चात वो वैल्यू आपको लिख देगा। और वो कैसे लिखेगा हम बात करेंगे आगे उस पर। क्लियर हुआ ये चीज़? उतारिए। सबसे पहले दोनों फिगर उतारिए, जो बातें लिखी गई हैं वो उतारिए और जल्दी उतारिए।
हम इसी तरह का एक और पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ये सुन लीजिए। बात तो केवल दो ही हो सकती है, या तो किसी हाफ इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा या फिर रिडक्शन। यहाँ पर क्या डेवलप हुआ है? ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हुआ। अब हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसमें क्या डेवलप होगा? रिडक्शन। तो एक के लिए निकाल लेंगे तो बाकी सब के लिए तो दो ही बात ही होगा, कभी इधर जाएगा कभी, अरे एरो कभी एक बार इधर जाएगा एक बार उधर जाएगा, इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है? नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। लिखेंगे, अगला हेडिंग डालिए, लिखिए कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना, Cu। कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। फिगर रिपीट कीजिए, बदलेगा क्या? यहाँ Cu++ हो जाएगा, यहाँ पे Cu++ का कंसंट्रेशन 1 m लेना पड़ेगा। ये रॉड क्या हो जाएगा? कॉपर। लेकिन इस बार ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग जाता है और ये रीडिंग देता है 0.34। और इस केस में एनोड और कैथोड चेंज कर जाएगा, ये कहलाएगा कैथोड और ये कहलाएगा एनोड। तो ऐसी स्थिति में यहां भी बातें बदलेंगी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड के जगह पर हो जाएगा, एनोड के जगह पर हो जाएगा SHE और SHE के जगह पर हो जाएगा कॉपर। जो वैल्यू आया है वह वैल्यू है 0.34। ये बराबर हो जाएगा 0 प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो इसका मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये वैल्यू आ जाएगा 0.34 वोल्ट प्लस में, और इसी का यदि हम SOP निकालें तब ये हो जाएगा -0.34 वोल्ट। अब तुम एक चीज़ गौर करो, पिछला बार जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था तो हम निकाल पाए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बाद में हम उसको आराम से चेंज कर लिए थे रिडक्शन पोटेंशियल में। अभी क्या हुआ है, रिडक्शन पहले डेवलप हुआ है तो पहले निकाल लिए रिडक्शन, बाद में निकल गया ऑक्सीडेशन। लेकिन एक चीज़ तो है कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, मान तो दोनों का ना निकला। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका भी और जिसका रिडक्शन होता है उसका भी, हम सब का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और अभी हम जिस टेबल की बात कर रहे थे ना, उस टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लिखा हुआ है। वो टेबल जिसका सबसे ज़्यादा होता है उसका सबसे ऊपर में लिखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एक ऑर्डर लिख दिया है। चूँकि आप देखिए अभी तुम्हारे पास है, एक कॉपर था और एक जिंक। जिंक में बताओ, जिंक में कितना आया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू? 0.76। अच्छा, कॉपर में रिडक्शन प्लस में नहीं आया था, वहाँ माइनस में आया था। और कॉपर में कितना आया? तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल के टेबल में कॉपर ऊपर रहेगा या जिंक ऊपर रहेगा? कॉपर ऊपर रहेगा। कॉपर का पोटेंशियल ज़्यादा है 0.34 और जिंक का है -0.76, तो कॉपर न ऊपर रहेगा, जिंक नीचे रहेगा। अरे पागल उगल है क्या? हम बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में वो लिखता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमको आया है 0.34 वोल्ट, ज़्यादा आया है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था 0.76 वोल्ट, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल तो बहुत कम है। वो माइनस हो जाएगा, -0.76, और वो इस टेबल में नीचे भाग जाएगा। जब भी टेबल लिखा जाता है तो रिडक्शन पोटेंशियल के केस में लिखा जाता है।
इस प्रकार आप दो इलेक्ट्रोड देखें जहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ, लेकिन जो भी हुआ हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी और रिडक्शन पोटेंशियल का भी। हमको आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है सभी एलिमेंट के मानक अवकरण विभव की, और ये वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन दे देगा या आपको बुक के पीछे से देखना पड़ेगा। ये वैल्यू आप याद नहीं रख सकते, चूँकि इतना सारा एलिमेंट है, अलग अलग तरह से रिएक्शन करता है, अलग अलग पोटेंशियल डेवलप करता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको सिर्फ ये दो एग्जाम्पल हम आपको सिर्फ इसलिए बताए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि बुक में जो वो टेबल बना है वो टेबल कैसे बना होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो एक बढ़ता हुआ या घटता हुआ जो भी क्रम है वो कहाँ से आया, कैसे आ गया। साइंटिस्ट लोग बैठल बैठल सारा एक्सपेरिमेंट कर करके सारा वोल्ट मीटर पर माप के बता दिए हैं कि किसका कितना होता है, और इस वैल्यू की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आपको। मिटा दें क्या अब? उतारिए भी और सुनिए भी। आपको पिछले कुछ क्लास में ये बताया गया था कि ये इलेक्ट्रोड विभव जो होता है यह दो तीन चीज़ पर निर्भर करता है, चार चीज़ पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर, जिसको हम बदल नहीं सकते, उस पर कोई बात नहीं होगी। बाकी तीन चीज़, आयन के सांद्रण, ताप और दाब पर, मतलब इन तीनों चीज़ों के बदलने से इलेक्ट्रोड विभव का मान बदलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं 0.34, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आयन का सांद्रण 2m कर देंगे तो भी वो 0.34 ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, बातें बदल जाएंगी। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में बदलने से बदलता है, इससे काम नहीं चलेगा। आपसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि Cu++ के 1m कंसंट्रेशन पर यदि पोटेंशियल 0.34 है तो बताइए इसके 5m कंसंट्रेशन पर इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब ये बढ़ा होगा कि घटा होगा, ये बात तो अपने आप में पता चल जाएगा जब तुम कैलकुलेट करोगे। अरे वैल्यू आएगा, कंपैरिजन करके देख लेंगे कि वैल्यू बढ़ा या वैल्यू घटा। मतलब अब आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आप इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन ले रहे थे, सब बेसिक बातों को समझ रहे थे, और अब सब बात समझ चुके हैं। अब इसी सब बात को रिपीट, अब देखो कोई नया बात नहीं आएगा, कोई नया टर्म भी नहीं आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जो बात तुम पढ़े हो उसी सब का न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा। तो अब अभी तक एक, अच्छा बताइए, अभी आठवां लेक्चर है शायद ये, और इस 8वें लेक्चर तक क्या एक भी न्यूमेरिकल टच किया है अभी तक आपको? अब जितना बात होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही होगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। और जो पीछे समझे हैं वही इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज समझना आपके बस की बात नहीं है। यदि आप इर्रेगुलर हैं तो ऑनलाइन वीडियो पर जाके देखिए, तब समझ में आएगा। और यदि वीडियो नहीं देख सकते और आप इर्रेगुलर हैं तो अभी आना बंद कर दीजिए जब तक ये चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि आपके पल्ले एक भी बात अब पढ़ने वाली नहीं है। यदि आप रेगुलर नहीं हैं तब, और रेगुलर हैं यदि, तो ऐसा एक भी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए। स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए, सांद्रण, ताप तथा दाब। थोड़ा गलत लिखा गया, एक्चुअल में लिखना था इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रण, ताप तथा दाब की निर्भरता। काट के लिखिए, काट के लिखिए, उसमें अरेंज कीजिए। हाँ, ये भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, सांद्रण, ताप, दाब पर इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। देखो भाई, लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा लगाए हुए हो, दिमाग का कंसंट्रेशन यदि बिगड़ेगा, दिमाग का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, 1m कंसंट्रेशन होना चाहिए, और ये कंसंट्रेशन कभी कभी हो जाता है 6m,
कभी कभी तो सब 60 एम पर लेके चला जाता है इसको। तो वहाँ पर पोटेंशियल का फ्लक्चुएट करना बहुत नॉर्मल बात है। कभी कभी तो ये विस्फोट भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। इसीलिए हम पहले समझा भी दिए थे, फिर से हम बोल रहे हैं। दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रण ताप तथा दाब की निर्भरता, या फिर दूसरे तरह से जैसे लिख रहे थे। अब देखो मेरे दिमाग में ये बात आया होगा इसीलिए ऐसा लिखा है, हो सकता है मेरे दिमाग से बाद में फिर ये बात स्लिप कर गया हो, ये लाइन, ये सेंटेंस जो बन रहा था। दूसरा था सांद्रण ताप तथा दाब पर इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। अब ये कैसे इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखेंगे डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। छोड़ो कितना लिखेगा अंग्रेजी हिंदी। सुनिए, अब इस टर्म को समझने के लिए कि आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कैसे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निर्भर करता है इन तीनों चीज़ों पर, इसके लिए आपको एक समीकरण पढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या तकलीफ है रे? बोलो बोलो, खोल के बोलो, थोड़ा हम भी तो सुने। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक समीकरण जिसको हम लोग नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में थोड़ा अलग है और इंग्लिश में हम लोग इसको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए, सेकेंडरी हेडिंग होगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आने वाला यह सेकेंडरी हेडिंग है, मतलब जो टॉपिक आप पढ़े हैं उस टॉपिक को इस टॉपिक से आप समझ सकते हैं। सुनिएगा, यह जो इक्वेशन है वह कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। और आपको याद है ना एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन तीन तरह का आपको बताया गया था। एक जो हम लोग साबित करके लाते हैं जिसको हम थ्योरेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक इक्वेशन होता है जिसको सिर्फ लैब में साबित किया जा सकता है, हम और आप कॉपी कलम पर साबित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह का इक्वेशन है ये नस्ट इक्वेशन। याद है आपको आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन भी एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन था और यह भी एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन को लिखेंगे और लिखने के बाद उसका जो सारा टर्म है उस सब टर्म को एक एक करके समझेंगे कि वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और कौन क्या है। यह समीकरण है E इज इक्वल टू E0 माइनस आर टी बाय NF ln Q। यही ओरिजिनल इक्वेशन है। यदि आपसे कोई पूछे कि नट्स इक्वेशन जो ओरिजिनल है वो कौन सा है, तो ओरिजिनल इक्वेशन ये है जो सामने लिखा गया है। लेकिन इसी को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं। इसलिए बदल देते हैं काहे कि आप ln में काम नहीं कर सकते हैं। आप जब भी काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो लॉग में करेंगे, तो ln को बदल दिया जाता है लॉग में, और ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर यदि 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर लिखें, या सारा ऊपर वाला टर्म तो एक ही है ना, तो हम इस इक्वेशन को और करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाय NF, और इसी ln को क्या बोल देंगे? log Q। अब हमारे लिए यह जानना बेहद खास हो जाता है कि यह इस इक्वेशन में आने वाला सारा टर्म क्या है। कुछ का नाम आप सुने हैं और कुछ आपके लिए बिल्कुल नया है, और उन सभी बातों को समझना पड़ेगा कि कौन क्या है, किसका वैल्यू क्या होता है, ताकि आराम से कैलकुलेशन किया जा सके। आप पहले इक्वेशन लिखिए।
वो गला में भारी नहीं लगता है रे? हैं? तन देखे तो हाथ में कितना वेट है, हम देखना चाहते हैं। देखे ऐसे दो, ऐसे नहीं, मतलब खोल के। हाँ दो ना ऐसे। कैसे खोलेगा? डरों लगता है टूट जाएगा तो फिर जुर्माना ले लेगी। इसका वजन होगा करीब 250-300 ग्राम। ये गर्दन जो लटकेले रहती है, क्या जरूरी है इसका लटकाना? ऐसे यही रहेगा। पागल वाला ड्रेस सब पहन के आती है। चलो लिख लिया पूरा क्या? चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। अब आप लोग अपना कंसंट्रेशन क्यों बिगाड़ रहे हैं? पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर है। ये ऐसे ऐसे होता रहेगा तो ऐसे ऐसे करता रहेगा। कहाँ ध्यान है भाई तुम्हारा? इधर इधर हम भी हैं। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। इधर देखो, हमारी बात सुनो। यहाँ पर जो 2-3 टर्म यूज में आया है, उसका सबसे पहला टर्म है ई, दूसरा टर्म है ई नॉट, तीसरा जो टर्म है 2.303 वो तो एक वैल्यू है, फिर आया आर, फिर आया टी, एन, एफ और क्यू। बस यही सब है ना। ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आप मानक इलेक्ट्रोड विभव तो समझ रहे होंगे। मानक सर जिस इलेक्ट्रोड का चर्चा होगा, सुनो ध्यान से, जिस इलेक्ट्रोड का चर्चा होगा तुमको जिसका भी कहेगा, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, मानक शर्त पर उसका विभव कितना होता है, उसी को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? ई नॉट से। ई नॉट से। और इसी को हम लोग कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे सॉरी, इंग्लिश में लिख दिए, ये हिंदी में इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में ये इलेक्ट्रोड विभव होगा और इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यदि हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख देना इलेक्ट्रोड विभव। आर जो है यह गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू आप हमेशा इस चैप्टर में लेंगे 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। एक्चुअल में ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, टेम्परेचर आप केल्विन में लेंगे, वहाँ पर पोटेंशियल आपको वोल्ट में देगा, तो हर हाल में आपको आर का मान जूल में लेना पड़ेगा, कैलोरी वगैरह में मत ले लेना। यानी आर का मान 2 भी होता है, लेकिन 2 मत लेना इस चैप्टर में। हर जगह ये चैप्टर, इस चैप्टर में आर का मान 8.31 रखना है। टेम्परेचर है ये किस में? टेम्परेचर इन केल्विन। एन समझिए, एन क्या है? जब कोई रिएक्शन होता है यहाँ पर, चाहे ऑक्सीडेशन का हो या रिडक्शन का हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है ना। जैसे Zn कन्वर्ट किया था Zn++ में, तो ऐसा कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। Ag कन्वर्ट किया Ag+ में, कब? जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। Cu++ कन्वर्ट किया Cu सॉलिड में, कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। तो ये n जो है ना, ये नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण की संख्या।
अब देखिए, कोई मतलब नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, कितना दे रहा है या कितना ले रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एन। तो हम एन को लिख दें नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ है फैराडे कांस्टेंट, और ये फैराडे कांस्टेंट है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। और ये कहाँ से आया, इस बात को तब तक आप नहीं समझ सकते हैं जब तक आप फैराडे के नियम को ना समझ लें, और फैराडे के नियम को तब तक आप नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप वैद्युत अपघटनी सेल ना पढ़ लें, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। तो अभी आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझे। इतना कूलम पर मोल होता है। और Q ये समझना पड़ेगा, Q है रिएक्शन कॉसेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया गुणांक। अब ये अभिक्रिया गुणांक क्या है? अच्छा, इस इक्वेशन में देखो, ताप आ गया, टेम्परेचर आया ना, प्रेशर नहीं आया है और कंसंट्रेशन नहीं आया। एक्चुअल में प्रेशर और कंसंट्रेशन ये दोनों का दोनों छुपा हुआ है किसमें, क्यू में। अभी आप एक्चुअल में क्यू के बारे में सिर्फ लिख लिए, आपको इसके बारे में कोई समझ नहीं है। हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात बताया गया था, लेकिन आप भूल चुके हैं इस बात को। हम फिर से दोबारा इसको रिपीट करेंगे, आज नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, ई तो आप समझ गए क्या है, ई नोट क्या है समझ गए, आर टी एन और एफ पर कोई परेशानी नहीं है। यदि आप उलझेंगे अब तो किस पर उलझेंगे, क्यू पर। तो उलझना नहीं है, ये भी एक बेहद आसान सा टर्म है। आप यदि 11th में यहाँ पढ़े हैं तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम का एक चैप्टर निकालिएगा, उसका एक टॉपिक निकालिएगा, अभिक्रिया गुणांक। एक था ये साम्य स्थिरांक और एक था अभिक्रिया गुणांक। दोनों का कंपैरिजन करके कब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कब बैकवर्ड होगा, कब अभिक्रिया साम्यावस्था पर रहेगा, ये बताया गया था वहाँ पर। हम आपको एक सिंपल वे में बताते हैं कि इसका क्या था कंडीशन। ए यदि कन्वर्ट करता है बी में और रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए यदि कह दें, इसी को केसी भी कहा जाता है और इसी को क्यू भी कहा जाता है। लेकिन एक अंतर है, इसको केसी तब कहते हैं जब ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पर रहता है, और इसी को हम क्यू तब कहते हैं जब ये अभिक्रिया साम्य अवस्था को छोड़कर किसी भी अवस्था में रहता है, चाहे वह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर वह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। जो बात अभी हम बोले हैं वह कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हैं। आप परेशान मत होइए, हम 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम से नहीं, हम आपको इस चैप्टर के इस टॉपिक से समझा देंगे कि क्यू क्या है और आप क्यू का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, क्यू का मान कैसे लिखेंगे। लेकिन आज नहीं, कल।